Everyone, my name is Amber. I'm a speech and language pathologist, or I'm working in Zamzam Autism Center as a program director. और टुडे वी हैव डॉक्टर शुगुप्ता विद अस। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू हेल्प पिकी ईटर्स। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं डॉक्टर शुगुप्ता का। Dr. Shugupta, she's a pediatrician and mom to a 15 years old boy on the autism spectrum. She has trained herself in multiple learning techniques like biomedical intervention, ABA Sunrise program, natural play therapy, and assisted communication. She believes that children on the spectrum have immense intelligence and they can reach to their greatest potential by using pluralistic approach. She is an autism advocate and works for parental empowerment and in counseling. Her area of interest are acceptance among parents of newly diagnosed children on the spectrum and teenagers and adolescents. And she's working in Zamzam Autism Center as a program advisor. और मैं आप सबको जो है वो वेलकम कहती हूँ अपने फोरम पे। इंशाल्लाह टॉक के लास्ट में हम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने माइक जो है वो म्यूट कर दीजिएगा। क्वेश्चन जो हैं वो आप अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो डॉक्टर शुगुप्ता, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अंबर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। आज संडे वाले दिन आप लोग स्पेशली जो आप लोग में से आए टाइम निकाल के, बड़ा मुश्किल होता है संडे वाले दिन इस तरह के किसी भी जो है मीटिंग को अटेंड करना। सो थैंक यू सो मच। और जितनी मदर्स हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे आप सबको। आई एम श्योर सारी माएँ अमेजिंग होती हैं, लेकिन आप जो मदर्स हैं वो और भी ज़्यादा जो है तारीफ के और अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं, बिकॉज द वे यू वर्क विद योर चिल्ड्रन, जिस हार्ड वर्क के साथ, जिस रेजिलियंस और डेडिकेशन के साथ, आई थिंक माई हैं जो इतना ज़्यादा प्यार से, मोहब्बत से, कंसिस्टेंसी से जो है ये काम कर सकती हैं। सो वेरी हैप्पी मदर्स डे आप सब लोगों को। और इसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह ताला हम अपनी स्टार्ट करते हैं टॉक। आज की हमारी जो टॉक है वो बड़ा ही प्रेसिंग एक टॉपिक है, पिकी ईटिंग। और हम सारे ही, चाहे हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं या स्पेक्ट्रम पे हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं जो है वो इससे अफेक्ट जो है वो ज़रूर होते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्लाइड्स हियर। हाँ जी, सही है। okay. आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अंबर, आप मुझे जरा प्लीज बता दें। जी मैम, आ रही है, आपकी वॉइस भी आ रही है, पिक भी आ रही। अच्छा, थैंक यू सो मच सुमेरा, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आज की जो हमारी टॉक है बहुत ही जैसे मैंने बताया कि ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेसिंग टॉपिक है, चाहे बच्चा आपका अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है या स्पेक्ट्रम पे नहीं है, किसी और जो है वो चैलेंज के साथ आप यहाँ पे आए हैं। बट दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक नीडेड बाय एवरीबडी। वी ऑल नीड सपोर्ट, वी ऑल नीड नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि पिकी ईटिंग जो है वो क्यों होती है बच्चों में और किस तरह से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर अबाउट दिस प्रेजेंटेशन है कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये प्रेजेंटेशन है। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट विल बी शेयर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन अगर आपको लगे कि इस प्रेजेंटेशन में ऐसा बहुत कुछ है जिससे आप रिलेट कर सक रहे हैं और आपका बच्चा जो है उन स्ट्रगल्स में, चैलेंजेस में से गुजर रहा है, सो आई वुड हाईली इनकरेज यू कि आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को या बायोमेडिकल स्पेशलिस्ट को ज़रूर जो है या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को ज़रूर आप विजिट करें, सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर हेल्प दैट यू नीड। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह ताला, वी विल आंसर योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह टू आवर बेस्ट पॉसिबल। तो इसके साथ ही जो है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिकी ईटिंग क्या होती है। इसको पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिकी ईटिंग इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना, इट इज़न्ट समथिंग व्हिच इज स्पेसिफिक टू ऑटिज्म। बेशक कि ऑटिज्म में इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि हमारी जो
टिपिकल पॉपुलेशन है उसमें भी पिकी ईटिंग बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, बच्चों में भी बड़ों में भी। तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन जो अगर आपका बच्चा या आप, इफ़ यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फूड प्रेफरेंसेस, या ये कि आप बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फूड जो हैं वो खाते हैं, या आपकी चॉइसेस बहुत थोड़ी हैं, या आपको कोई एक ही फूड ग्रुप पसंद है, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ प्रोटीन खाते हैं, या ये कि आपको सिर्फ कार्ब्स पसंद है, ठीक है, या आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टेक्सचर का खाना खाते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ स्पाइसी और क्रंची खाना पसंद है, या ये कि आपको सिर्फ ब्लैंड और नरम खाने पसंद है। सो दिस, ऑल ऑफ दिस कम्स इन दिस अम्ब्रेला ऑफ पिकी ईटिंग। तो अगर आप में से आपको खुद को या आपके बच्चों को किसी को भी इस तरह की फूड प्रेफरेंसेस हैं या फूड सेलेक्टिविटीज हैं, सो दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पिकी ईटिंग। अब ऑटिज्म में फूड सिलेक्टिविटी जो है वो आम पॉपुलेशन के निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन जितने बच्चे जो हैं वो स्पेक्ट्रम पे डायग्नोज होते हैं, उनमें 45 to 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑटिस्टिक किड्स हैव सम काइंड ऑफ फूड सिलेक्टिविटी। देखिए ये नंबर इज़ वेरी हाई, लाइक 45 to 90%। एक स्टडी थी 2019 में की गई थी, मेज और जिग्राफ ने, और उसमें उन्होंने न्यूरोटिपिकल पॉपुलेशन, बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं और ऑटिज्म, इसमें तीनों में जो है ये रिसर्च ने इन तीनों को लिया था, और उसमें जो उनकी फाइंडिंग्स उन्होंने देखी थी कि सबसे ज़्यादा हाई इंसिडेंस तकरीबन 70% ऑटिस्टिक पॉपुलेशन में था, 13% बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या और इस तरह के उनमें होती है, और उसके अलावा 4.8 to 5% जो है वो जनरल पॉपुलेशन में होती है। सो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं इनमें फूड सेलेक्टिविटी जो है उसकी मल्टीपल कॉजेज होती हैं। इसलिए आज की हमारी जो टॉक है इसमें हमने पर्टिकुलरली ऑटिज्म को ही एड्रेस किया है, क्योंकि हम काम भी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ करते हैं, और जो हमारी मल्टीपल, जो हमारी हर महीने की प्रेजेंटेशंस होती हैं, ये जो वेबिनार्स होते हैं, वो भी दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हेल्पिंग किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है मैंने विद पर्टिकुलर कोरिलेशन विद ऑटिज्म जो है उसी के ऊपर रखा है। ओके, ऑलराइट। तो पिकी ईटिंग जो है उसकी डिफरेंट कॉजेज हैं ऑटिज्म में। जो मेन कॉज है, यहाँ पे मैंने कॉजेज सारी लिस्ट डाउन की है, अगर आप इनकी पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये कि ये मेन कॉजेज हैं जिनको मैंने नंबर किया हुआ है। आगे हम इन सारी जो कॉजेज हैं उनको जो है वो डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू पिकी ईटिंग। जैसे इसमें मेन सबसे जो टॉप पे मैंने रखी है वो है सेंसरी डिसरेगुलेशन, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग जो है वो डिसइंटीग्रेटेड होती है एट मेनी लेवल्स। इस वजह से सेंसरी डिसरेगुलेशन इज वन ऑफ द की कॉजेज ऑफ पिकी ईटिंग इन किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम। जो दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है गट इश्यूज। गट इश्यूज में आपके मुख्तलिफ है, कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, आपकी फूड एलर्जीज आ जाती हैं, आपका जो गट कुछ ऐसे खाने जो प्रोसेस नहीं कर सकती, या पेन का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके गट इश्यूज में आ जाती हैं। उसके बाद है आपके मिनरल डेफिशिएंसीज, सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसीज, ओरल मोटर डिफिकल्टीज। ये इन सारी चीज़ों के अलावा जो हमारे बच्चों में एक हाइटेंड सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी की जो डिज़ायर होती है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पिकी ईटिंग। लेकिन इसको इतना ज़्यादा कंसिडर हम नहीं करते, ना ही हम जहन में सोचते हैं, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज। इसी के साथ रिलेटेड अगली जो कॉज है दैट इज़ फियर ऑफ ट्राइंग न्यू फूड्स और नियोफोबिया। ठीक है, इसके अलावा है इंक्रीज्ड स्नैकिंग, जंक फूड का इंटेक और पेरेंटल स्टाइल्स। ये जो है लिस्ट जो है इसको हम आगे वन बाय वन करके जो है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैंने सेंसरी डिसरेगुलेशन लिखा है। आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सेंसेस हैं। एक तो 5 जो सेंसेस हैं जिसमें सेंस ऑफ टच है, टेस्ट है, उसके अलावा जो है हेयरिंग है, विजन है, स्मेल है। ये तो मेन आपके 5 सेंसेस हैं। इसके अलावा हमारा जो है वेस्टिबुलर सेंस है, सेंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन है, सेंस ऑफ इंटेरोसेप्शन है, जो कि हमें बताता है कि भूख लगी है या नहीं लगी हुई। ये सारे जो हैं हमारे सेंसेशंस हैं जिसको हमारा सेंसरी सिस्टम जो है वो पूरे इन्वायरमेंट में से रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, और फिर एक जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन को बताता है कि क्या हम उस वक्त महसूस कर रहे हैं। तो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनका जो सेंसरी सिस्टम है मेनी अ टाइम्स ये डिसइंटीग्रेटेड होता है, या ये कि इसकी प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर इश्यूज होते हैं। तो बच्चे या तो हाइपो सेंसिटिव होते हैं टू एनी काइंड ऑफ सेंस, या हाइपर सेंसिटिव होते हैं टू एनी काइंड ऑफ सेंस।
ईटिंग के साथ रिलेटेड जो स्पेसिफिक सेंस है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टैक्टाइल, यानी कि सेंस ऑफ टच। सो जो बच्चे टैक्टाइल डिफेंसिव होते हैं या टैक्टाइल सीकर्स होते हैं, मीनिंग कि जो हाइपर सेंसिटिव टू टच होते हैं या हाइपो सेंसिटिव टू टच होते हैं, वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रेफरेंसेस के साथ नजर आएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा जो है वो टैक्टाइल डिफेंसिवनेस है, यानी कि हाइपर सेंसिटिव टू टच है, वो एवर्सिव होगा टू फूड। उसके मुंह में जब खाना जाएगा तो ऐसे उसको लगेगा जैसे उसके मुंह में कांटे चुभ रहे हैं। तो इस वजह से वो कोई भी ऐसा खाना जिसका टेक्सचर सख्त हो, जैसे कोई सख्त फ्रूट्स होते हैं जैसे सेब हो गया, ठीक है, जैसे कि और ऐसे कोई सेब जिसको उसको बाइट करके खाना पड़े, इसी तरह से क्रंची खाने हो गए, जैसे चिप्स हो गए, जैसे फ्राइड चिकन हो गया, जैसे इस तरह के जितने जो हार्ड फूड्स और फ्रूट्स होते हैं, वो उन खानों को अवॉइड करता है बच्चा। और क्या प्रेफर करता है? सॉफ्ट, सूपी, प्यूरी, इस तरह के खाने। चावल हो गए, केले हो गए। अक्सर माएँ कहती हैं कि हम बच्चे को ब्लेंड करके खाना देते हैं, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो ब्लेंडेड खाना जो खाना वो पसंद करते हैं, या ज्यादातर दूध के ऊपर रिलाई करते हैं। तो ये ऐसे बच्चे जो टेक्सटाइल हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो फूड चॉइसेस होती हैं वो इस तरह की होते हैं। अब अगर इससे ऑपोजिट आप वो बच्चे देखें जो कि टैक्टाइल इनपुट सीख कर रहे होते हैं, यानी कि जो हाइपो सेंसिटिव होते हैं टू टच, वो क्या करते हैं कि उनको वो जो अगर आप सॉफ्ट खाना देंगे तो वो उनको कोई सेंसेशन ही नहीं होती अपने मुंह में, उनको खाना महसूस ही नहीं होता। तो ऐसे बच्चे अक्सर हार्ड और क्रंची खाना जो है वो उसको प्रेफर करते हैं। जैसे हार्ड फ्रूट्स हो गए, गाजर हो गई, क्या उसे कहते हैं, सेब हो गए, फ्राइड चिकन हो गया, फिंगर फूड्स हो गए, जैसे आप उनको आलू के चिप्स जो है वो अगर आप क्रिस्पी से उनको बना के देते हैं, वो इस तरह का उनका जो टिल्ट ऑफ जो टेस्ट है या टिल्ट ऑफ एक कह लें कि फूड सिलेक्टिविटी है, वो टुवर्ड्स हार्ड फूड्स होगा। हार्ड, क्रिस्पी, क्रंची फूड, मतलब सख्त रोटी भी खाना उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये बच्चे जो है वो इस तरह का खाना जो है खाना पसंद करते हैं, तो इस तरह से उनकी फूड सिलेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि वो फिर बाकी खाना नहीं खाते। इसी तरह से सेंस ऑफ स्मेल जो है ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पिकी ईटिंग में। आप देखें कि अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि बच्चा घर में तो खाना ठीक खाता है, लेकिन उसका लंच बॉक्स स्कूल से जब आता है तो वो बिल्कुल खाना वैसे का वैसे ही होता है, बच्चा खाना खाता ही नहीं है। अब आप मुझे खुद बताएंगे, भी आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप लंच बॉक्स जो है वो सुबह आप लेके जाते हैं, जब आप अपनी वर्क प्लेस पे पहुंचते हैं और आप उसको खोलते हैं तो एकदम से बड़ी तेज सी स्मेल आती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो उससे उनको जैसे कि दिल खराब होना शुरू हो जाता है, या आपको एकदम गैग भी कर सकते हैं उस तेज स्मेल से। तो जो बच्चा बेचारा जिसका सेंस ऑफ स्मेल इतना हाइटेंड होगा कि वो स्मेल्स अवॉइड करता है, तो वो जब एकदम लंच बॉक्स खोलेगा और वो स्मेल आएगी तो वो शायद वहां पे वॉमिटिंग ही कर दे। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने तो अपने बेटे में भी अक्सर देखा है कि मैं जब भी उसको खाना देती हूँ तो वो हमेशा खाना खाने से पहले स्मेल करता है। सो इफ ही लाइक्स द स्मेल ऑफ द फूड ही वुड ईट इट, इफ ही डज नॉट लाइक द स्मेल ऑफ द फूड ही वुड नॉट ईट इट। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि खाने की स्मेल जो है उस बच्चे को कैसी लग रही है। ठीक, इसके अलावा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में कुछ बच्चे होते हैं जिनको ठंडा खाना पसंद होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कि गर्म खाना पसंद करते हैं। हम आपस में भी हमने देखा होगा कि अक्सर मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल गरम गरम पतीली से निकली हुई चाय पीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ठंडी करके चाय पीते हैं। गुलाब जामुन जैसे पर हम सबको बहुत ही पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सर्दियों में मैंने देखा है कि लोग बहुत गर्म गुलाब जामुन खाते हैं, और कुछ लोग अंदर उनको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाते हैं। तो इसी तरह हमारे बच्चों की भी टेम्परेचर प्रेफरेंसेस होती हैं, कुछ को खाना ठंडा पसंद होता है और कुछ को जो है वो गर्म खाना पसंद है। तो इस तरह से अगर हमें उनकी प्रेफरेंस का नहीं पता तो हो सकता है कि वो खाना वैसे तो उनको पसंद हो लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो ना खाते। इसी तरह बच्चों की स्पेसिफिक ब्रांड्स के ऊपर डिपेंडेंस, जैसे अक्सर हमारे यहाँ प्रोसेस्ड फूड आप देखें बहुत ही कॉमन है, नगेट्स और ये चंक्स हो गए, और ये क्या आते हैं, चिकन वो टेंडर्स और टेंडर पॉप्स, इस तरह की। कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनको KNNs के बहुत पसंद होंगे और वो KNN के ही खाएंगे, या जैसे अगर वो फ्राइड चिकन है तो फ्राइड चिकन एक खास जगह का फ्राइड चिकन ही उनको पसंद होगा, या पिज्जा किसी खास जगह का ही उनको पसंद होगा। तो वो जो है बाकी जगहों की चीजें वो नहीं खाएंगे, क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक ब्रांड की जगह की उनको टेस्ट पसंद है, उसका टेक्सचर पसंद है, उसकी स्मेल पसंद है, तो वही उनको वो दे स्टिक टू दैट।
उसके अलावा वो दूसरी किसी जगह का जो है वो पसंद नहीं करते। इसमें आपको बड़ी मजे की एक एग्जांपल दूं, छोटा होता था जब मेरा बेटा, तो ही वाज आल्सो अ वेरी पिकी ईटर, अभी भी है लेकिन अब पहले से बहुत बेहतर है। तो क्या होता था कि वो सिर्फ वो मीट नहीं खाता था किसी भी फॉर्म में, तो वो सिर्फ कबाब की फॉर्म में मीट खाता था। और कबाब भी वो जो मैंने बनाए हूँ घर पे, और वो गोल होने चाहिए। अगर मैं उसी कबाब के मसाले को सीख कबाब की शक्ल दे दूं, या मैं उसकी कोई और शेप बना दूं, या मैं उसके कोफ्ते बना दूं, तो वो नहीं खाता। He would simply not even look at those. लेकिन अगर वही मसाला जो है वो कबाबों का गोल फॉर्म में तला हुआ है, तो वो उसने खा लेना। तो इस तरह की बच्चों की जो है ना वो डिपेंडेंसीज जो हैं, या उनकी कुछ एक स्पेसिफिक टेस्ट के साथ जो उनकी एसोसिएशन बन जाती है, उसके साथ जो है बच्चे इस वजह से भी बाकी जो चीजें हैं उसको अवॉइड करते हैं। ओके, अब हम आते हैं गट इश्यूज की तरफ। गट इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पिकी ईटिंग में। अब गट जो है, या हमारी जो इंटेस्टाइन है, या इंटेस्टाइन से भी ज्यादा बेहतर होगा इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहना, ये हमारे मुंह से शुरू होता है, हमारी ओरल कैविटी से। उसके बाद हमारे जो खाने की नाली होती है जिसको इसोफेगस कहते हैं, उसके बाद हमारा जो है मैदा, मैदे के बाद हमारा जो है हमारी इंटेस्टाइन्स। ये पूरा एक सिस्टम है। तो ऊपर से शुरू करते हैं, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कहते हैं डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग को। अब वो डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग डिफरेंट वजहों से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटीज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा हमारा फूड पाइप है, उसके अंदर पैदाइशी तौर पे ही जो है वो तंग है, गले के लेवल पे जहां से हम खाना स्वॉलो करते हैं। तो अगर वो वहां से तंग है, तो उसकी वजह से जो है बच्चे को खाना स्वॉलो करने में मसला होगा, तो वो हार्ड फूड्स या सॉलिड्स की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो है डिस्फेजिया और भी मुख्तलिफ रीजंस की वजह से हो सकता है। अगर उस बच्चे के मसल टोन जो है वो पुअर है, मसल्स उसके सही तरह से काम नहीं कर रहे, जो जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों में होती है, जैसे बाज दफा डाउन सिंड्रोम के बच्चों में भी होता है, कि उनकी मसल टोन जो है वो कम होती है, तो उसमें उसकी वजह से भी डिस्फेजिया जो है वो हो सकता है। दूसरा, आप खाने की नाली की तरफ आ जाएं, जिसको इसोफेगस कहते हैं। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, या ऐसी आप कह लीजिए कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपका फूड पाइप आपके पेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, वहां पे एक छोटा सा गोल सा दरवाजा होता है। दरवाजा तो नहीं कहते उसको, लेकिन आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए गोल सा एक बैंड होता है, जैसे कि एक रबर बैंड होता है, जो कि उस वक्त खुलता है जब खाना हमारे पेट में जाता है, और जैसे ही खाना हमारे पेट में चला जाता है उसके बाद वो टाइट से बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि जो खाना पेट के अंदर चला जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चों में या इवन एडल्ट्स में, और बहुत सारी वजूहात की बिना पे, ये जो 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 टाइट बैंड है ये या तो लूज हो जाता है, या फिर ये कि यहाँ के भी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो है वो एक एसिड सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एसिड इसलिए होता है कि हमारे खाने को जो है वो हजम करने में मदद करे। लेकिन जब हमारा ये गोल दरवाजा, या ये कह ले जो रबर बैंड है, जब ये लूज हो जाता है, तो ये एसिड जो है ये वापस हमारे खाने की नाली में ऊपर को आना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा, जिनको तेजाबियत होती है वो कहते हैं खट्टे डकार आते हैं। वो जो खट्टे डकार होते हैं बेसिकली वो एसिड ही है जो कि ऊपर आता है आपके खाने की नाली में। तो उससे आपको सीने में जलन महसूस होती है, और आपको जो है तेजाबियत होती है, फिर आप उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं। सो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस बेसिकली जो है आपका बच्चों में ना सिर्फ कि ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसमें कि उनको लगता है कि खाना वापस आ रहा है, या ये कि उनको अब अगर तेजाबियत हो रही है तो वो बाज़ बता नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एपेटाइट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और उनका खाने का दिल नहीं करता। ठीक है। फिर इसके अलावा ऐसे खाने जो कि हमारी इंटेस्टाइन्स या हमारी गट प्रोसेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी आम सी मिसाल है, आप कहीं जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, इवन अपने घर में अगर आपने कभी चना चाट खाई हो, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि जब चना चाट खाते हैं तो उसके बाद उनका पेट खराब हो जाता है, और वो कहते हैं कि जी ये चने मुझे सूट नहीं करते। तो ये देखें, मैं और आप तो क्योंकि हम न्यूरोटिपिकल हैं, हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ, हमारे ब्रेन ने रिलेट किया और हम उसको वर्बलाइज कर सकते हैं, तो क्या होता है कि फिर हम दोबारा से चने नहीं खाते, या ये कि बहुत ही ज्यादा अवॉइड करते हैं, बहुत ही कम, कभी बहुत किसी के इस्रार करने पे हम चने खा लेते हैं। तो एक सिंपल सी यही एग्जांपल अगर आप रिलेट करें ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, कि वो कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसके बाद उनका पेट खराब हो जाता है,
ठीक है, या ये कि उनको दर्द होती है पेट में, या उनको गैस हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो गोभी नहीं खाते, कि गोभी खाने से हमें गैस हो जाती है, दालें फॉर दैट मैटर। तो इस तरह ये सारी चीजें जो इसकी वजह से वो पिकी ईटर्स बन जाते हैं। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू आवर किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम एज वेल, कि ऐसा कोई भी खाना जो वो खाते हैं, जो कि शायद पहले खाते थे, अक्सर आपने सुना कि पेरेंट्स कहते हैं कि पहले तो खाता था लेकिन अब नहीं खाता था, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर खाने के साथ उस बच्चे का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसके बाद से वो खाना उसको पसंद ना रहा हो, या एक ऐसी हिस्ट्री एक क्रिएट हो गई हो उसके ब्रेन में कि ये खाना जब मैं खाता हूँ तो आई डोंट फील गुड अबाउट इट, मेरे पेट में दर्द होती है। तो ऐसे खाने जो है फिर बच्चे फ्यूचर में अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जब आप कॉन्स्टिपेशन होती है, आपको भी कभी ना कभी जिंदगी में कॉन्स्टिपेशन जरूर हुई होगी, तो आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कितनी अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ उसमें होते हैं आप। आपको लगता है कि आपकी बाउल जो है मूवमेंट हो रही है, लेकिन जब आप बाथरूम जाते हैं आप स्टूल नहीं पास कर सकते, और उसकी वजह से पेट आपका बिल्कुल भरा हुआ रहता है और आपको और खाना खाने का दिल नहीं करता। ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, और वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह पीछे जो भी हो, लेकिन उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है वो एपेटाइट उनकी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है और वो खाना नहीं खाते। ठीक है, इसके बाद आ जाती है फूड एलर्जीज। अब फूड एलर्जीज में बहुत कॉमन जो फूड एलर्जीज हैं उसमें है ग्लूटेन एलर्जी और केसिन एलर्जी, यानी कि गंदम से और डेयरी से एलर्जी। इसके अलावा अंडों से एलर्जी जो है वो भी बहुत कॉमन है। एलर्जीज को हमने बहुत ही पर्सनली बड़े क्लोज लेवल के ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। मेरे बेटे को बहुत सिवियर एलर्जीज हैं ग्लूटेन और केसिन से अभी तक हैं। तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ कि जब आपको इतनी एलर्जीज हो तो किस तरह से आपको डाइट जो है वो अफेक्ट होती है। पेन फॉलोड बाय ईटिंग, ये जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं, अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाए तो उसके बाद आप वो खाना अवॉइड करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो एक और फैक्टर है वो है कैंडिडा ओवरग्रोथ। कैंडिडा जो है बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ फंगस, यीस्ट है। अब यीस्ट जिस हमारी जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर जो है वो दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरियाज होते हैं और एक बैड बैक्टीरियाज होते हैं। गुड बैक्टीरियाज वो होते हैं जो कि हमारे खाने को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, और उसके अलावा ऐसे प्रोबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें हेल्दी बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं और उसके अलावा जो फंगस होते हैं, बेसिकली ये हमारे गट में हमेशा होते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं कि जो शुगर्स होते हैं वो इनको फीड करते हैं। तो जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शुगरी डाइट ले रहा हो या बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहा हो अपनी डाइट में, जैसे चावल हो गए, मीठी चीज़ें हो गई, और उसमें उसमें फिर ये है कि वो ये जो इस तरह के खाने हैं ये उसके कैंडिडा को या यीस्ट की ओवर ग्रोथ जो है वो करते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ये यीस्ट या ये फंगस ग्रो करता जाता है उतनी हमारी डिपेंडेंसी जो है इन खानों के ऊपर ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि उसको अपने सर्वाइवल के लिए कार्ब्स और शुगर्स चाहिए होते हैं। तो हमारी बॉडी क्रेव करती है कार्ब्स और शुगर्स खाने पे। तो जब वो कार्ब्स और शुगर्स की तरफ जाते हैं तो फिर वो बाकी चीजें खाना छोड़ देते हैं। सो दीज आर अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट इश्यूज जो कि हमारी इंटेस्टाइन या गट इश्यूज की वजह से बच्चे पिकी ईटिंग का शिकार होते हैं। आप प्लीज अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आते जाएं तो प्लीज यू कैन राइट देम इन द चैट बॉक्स, और यू कैन आल्सो आस्क दीज क्वेश्चंस इन द एंड। अच्छा जी, लेट्स कम टू मिनरल डेफिशिएंसीज। मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वो चीज़ें जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में या बड़े अमाउंट में तो हमें नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो इनके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली आयरन और जिंक को मेंशन किया है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। लेकिन आयरन डिफिशियंसी मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारे जो जनरल पॉपुलेशन है, सिर्फ बच्चे नहीं औरतें भी आयरन डेफिशिएंट होती हैं। आयरन की जब डेफिशिएंसी होती है तो उससे ये होता है कि आपका एक तो सबसे पहले ये कि आपको एक सेंस ऑफ लेथर्जी यानी कि कमजोरी और चिड़चिड़ापन इसका एहसास होता है। उसके अलावा ये कि आपकी भूख जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं करता, आप बहुत लेजी हो जाते हैं। उसके अलावा जो है पीलाहट आपके चेहरे पे आनी, आप जल्दी थक जाते हैं। तो क्या करते हैं फिर बड़े, तो खैर वो लगे रहते हैं या कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे अक्सर आप देखेंगे कि बस उठने को दिल नहीं कर रहा,
स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना। और उसके अलावा एक और जो इसका असर होता है वो ये होता है कि आपका एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, कि यानी कि एक तो आप वैसे आयरन डिफिशिएंट है, उसके ऊपर से आपका फिर खाने का भी दिल नहीं करता, तो उससे आपकी फूड सेलेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। देन कम्स जिंक डेफिशिएंसी। जिंक डेफिशिएंसी जो है वो मैंने यहाँ पे इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन की है कि जिंक एक ऐसा मिनरल है जो कि टेस्ट को इन्हांस करता है। तो जिन बच्चों में जिंक डिफिशिएंसी होती है उनको खाने का टेस्ट ही नहीं आता, मतलब उनको हर खाना ब्लैंड या एक ही टेस्ट का लगता है, तो इस वजह से उनको कोई खाना ऐसा अच्छा ही नहीं लगता, तो वो खाते ही नहीं है। ठीक है। फिर पाइका है। पाइका आप जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, पाइका का मतलब होता है कि आप ऐसी चीजें खाते हैं जो कि इनएडिबल होती हैं, जैसे मिट्टी खाना, रेत हो गई, चूना। अक्सर ऐसे बच्चे भी जिनको मैंने ये लेड के जो पाइप्स होते हैं वो भी चाटते हैं बच्चे। सो ये पाइका इज लाइक ईटिंग इनएडिबल स्टफ। तो जो बच्चे जिनमें पाइका की बहुत हिस्ट्री होती है उनमें जो है उनकी भी एपेटाइट बहुत ज़्यादा सप्रेस होती है, उनमें मिनरल डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनकी ईटिंग कह लें कि उस तरह से नहीं होती जैसे कि नॉर्मली बच्चों की होनी चाहिए। ये एक और कंपोनेंट है जिसका मैं जिक्र करूंगी, सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन सेरेब्रल फोलेट जो है बेसिकली फोलेट वो कंपोनेंट है हमारी बॉडी का जो हमारा जेनेटिक मटेरियल की बिल्डिंग रीबिल्डिंग में काम आता है। तो जो हमारी बॉडी का डीएनए है, जो आरएनए है, उसकी जो है आप कह लें कि प्रोडक्शन या उसकी मेंटेनेंस या उसकी जो एफिशिएंसी है वो फोलेट लेवल्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। और फोलेट लेवल्स आपके ब्लड में नहीं, फोलेट लेवल्स आपके ब्रेन में, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। तो अगर आपके अंदर फोलेट डेफिशिएंसी हो तो हमारे सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप में से शायद किसी ने कहीं ना कहीं ये लफ्ज सुना हो। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जिस तरह से गाड़ी का इंजन होता है, इसी तरह से हमारे सेल का जो इंजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। जितना इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कि हमारी बॉडी पे सेलुलर लेवल पे जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जो हमारा वेयर एंड टेयर होता है बॉडी का, जो हमारे इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप फोलेट डेफिशिएंट हैं तो आपको माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन या आपका माइटोकॉन्ड्रिया उस तरह से फंक्शन नहीं करता जैसे कि नॉर्मली करना चाहिए। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके सारे सिस्टम्स इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकती है, आपके मसल्स की टोन इफेक्ट हो सकती है, मसल्स की टोन इफेक्ट होगी तो आपकी स्वॉलोइंग इफेक्ट हो सकती है, एंड देन पिकी ईटिंग। ठीक है, कि बच्चे जाहिर है सॉलिड्स के ऊपर नहीं जाएंगे, दे वुड वांट टू गो फॉर सेमी सॉलिड्स और प्यूरिड फूड। Then comes another very important reason, which is oral motor difficulties. Oral motor difficulties सिर्फ autistic बच्चों में नहीं होती। अगर autism as a component to another intellectual disability या another disability है, for example Down syndrome के साथ है, for example cerebral palsy के साथ है, हो सकता है कोई stroke की वजह से होगा, जिसकी वजह से आपके muscles जो हैं वो properly function नहीं करते, या ये कि movement in particular autistic बच्चों में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसको जैसे मैंने नीचे लिखा एप्रैक्सिया, कि एप्रैक्सिया का एलिमेंट बहुत ज़्यादा, तकरीबन 60% ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स हैव सम काइंड ऑफ एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया का मतलब होता है कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं, आपका ब्रेन आपका मूवमेंट्स को प्लान नहीं कर सकता, दैट इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म योर मोटर मूवमेंट्स। अब जैसे अगर फर्ज करें कि आप बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल मैं बहुत देती हूँ, आप किचन में काम कर रहे हैं और किचन में काम करते करते एकदम से आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज पे लगता है, तो आप अपना हाथ फौरन पीछे कर लेते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फौरन से ये मोटर एक्टिविटी प्लान करता है कि इस चीज से हाथ जलाए तो क्या करना है कि हाथ पीछे करना है। तो ये आपकी एक प्लानिंग है। अगर आपने अलमारी से कोई चीज निकालनी है तो आपका ब्रेन जो है उसको पता है कि अलमारी ऊंची है, हाथ ऊंचा करना है, चीज पकड़नी है, निकालनी है। सो दैट इज ऑल द प्लानिंग ऑफ योर मूव, ये मोटर एक्टिविटीज। लेकिन अगर आपका मोटर एक्टिविटीज की प्लानिंग डिस्टर्ब है, एप्रैक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, तो क्या होगा कि वो आपके बॉडी की सारी मूवमेंट्स को अफेक्ट करेगी। जहां सारी मूवमेंट्स को अफेक्ट करेगी वहां पे आपकी ओरल कैविटी का जो वो है उसकी मूवमेंट्स को भी अफेक्ट करेगी। हमारा जो ओरल कैविटी है, अब देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। आपका पैलेट है,
आपकी टंग के मसल्स हैं, आपके चीक के मसल्स हैं, आपके दांत हैं, उसके बाद आपके लिप्स हैं। तो आपने कभी नोटिस किया कि आप जब खाना ब्लेंडर में डालते हैं, तो आप खाना जब ब्लेंडर में डालते हैं तो उसके ब्लेड्स होते हैं, तो जो ब्लेड्स हैं वो हमारे दांत हैं, ठीक है। फिर जब आप उसको पल्स करते हैं तो वो गोल गोल घूमती है मशीन। जब वो गोल गोल घूमती है तो वो ब्लेंडर के किनारों पे लगती है, और वो लग लग के ब्लेड से कट कट के एक छोटी सी फॉर्म में आ जाती है। इसी तरह अगर कभी आप आज रात जब खाना खाएं तो नोटिस करें कि जब आप निवाला अपने मुंह में डालते हैं, निवाला आपने मुंह में डाला, आपने मुंह बंद किया, तो आपके जो आपके लिप्स हैं वो बंद हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके दांतों ने उसको घुमाना शुरू किया, मुंह में च्यू करना शुरू किया, तो वो खाना, दीवारें कौन सी हैं जिन पे लग रहा है, वो आपका पैलेट है, वो आपके चीक मसल्स हैं, आप जुबान जो है वो उसको घुमाती रहती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आपके दांत, आपके चीक के मसल्स, आपकी टंग, आपका पैलेट, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में घूमते हैं। तो आपने जो साबित रोटी का नवाला मुंह में डाला होता है वो कट के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होके सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता है, वो लिक्विड होता है, तो वो उसको एक सेमी सॉलिड बॉल में कन्वर्ट करता है, फिर जिसको आप स्वॉलो करते हैं। तो अगर आप अंदाजा करें तो इसके अंदर इतने सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि हम तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऑटिस्टिक है और उसकी ये मूवमेंट प्लानिंग नहीं हो रही, तो वो खाने को, ये चूइंग के लेवल के ऊपर मुश्किल होगी उसको, हो सकता है उसको जो है वो अंदर खाने को अपने मुंह में मूव करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ओरल मोटर डिफिकल्टीज जो हैं दैट आर अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू पिकी ईटिंग इन किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी तरह पुअर मसल टोन एज अ रिजल्ट ऑफ अदर डिसऑर्डर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक, डाउन सिंड्रोम, जिस भी वजह से अगर आपके मसल्स जो हैं वो उनकी टोन ठीक नहीं है, तो भी खाना आपके गले में फंस सकता है, स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो सकती है। सो बच्चा ऑब्वियसली फिर अवॉइड करेगा। अच्छा, ये एक बहुत ही हाइटेंड नीड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी में, जिस तरह हमारे बच्चों को रूटीन्स बहुत पसंद होती हैं। कहीं जाना है उनको पहले से पता होना चाहिए, अगर वो जाते हैं दिन में उनका कैसे पूरा दिन कैसा गुजरता है, अभी मैंने स्कूल जाना है, स्कूल में ये काम करना है, घर आना है, कपड़े चेंज करने हैं, खाना खाना है, वो एक पैटर्न से चलते हैं। इसी तरह से इनको अपने खाने में भी ऐसा ही कंट्रोल, ऐसी ही रूटीन, ऐसी ही प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो चाहिए होती है। तो जब आप एकदम से कोई नई चीज इनके उसमें रेpertoire में ले आते हैं, तो इनके लिए उसको ट्राई करना या उसको खाना या उसको बर्दाश्त करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि ये अपनी रूटीन में किसी चेंज के लिए हो जाता है। तो जब भी आप कभी नया खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो परेशान ना हो, एकदम से इंट्रोड्यूस ना किया करें। यू शुड बी रेडी फॉर द फैक्ट कि आपका बच्चा जो है उसकी जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है उसके अंदर ब्रीच आया है, उसकी रूटीन के अंदर एक ब्रेक आया है, तो बच्चा आपका परेशान होगा। तो ये जो जो नीड प्रिडिक्टेबिलिटी या सर्टेनिटी है, इसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो और डिफरेंट तरह के फूड जो हैं वो नहीं खाते, वो अपना एक पैटर्न जो है उसके साथ स्टिक रहना पसंद करते हैं, बिकॉज वो उनके लिए एक एक्सपेक्टेड चीज है, उनके लिए एक नोन चीज है। इसी के साथ रिलेट करता है नियोफोबिया। नियोफोबिया होता है कि आप नया खाना जो है खाना या उसको ट्राई करने में यू फाइंड इट हार्ड, आप नहीं पसंद करते या नहीं आप रेडी होते कि आप कोई नया खाना खाएं। क्यों? क्योंकि वही वाली बात कि एक तो आप अपनी रूटीन नहीं ब्रेक करना चाहते, आपसे मुराद है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे वो अपनी रूटीन नहीं ब्रेक करना चाहते। दूसरा ये है कि नहीं पता कि इस खाने का टेस्ट कैसा होगा, और वो चीज़ जब नहीं पता तो उसका फियर बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कभी उन्होंने कोई नया खाना ट्राई किया हो और उनका एक्सपीरियंस अच्छा ना हुआ हो, जिसकी वजह से दे आर लाइक एब्सोल्युटली क्लोज टू ट्राइंग न्यू फूड्स। ओके, फिर इंक्रीज्ड स्नैकिंग एंड जंक फूड। अच्छा, स्नैकिंग के एक तो ये नुकसान आते हैं कि जब आप खाने से पहले स्नैक बच्चों को दे देते हैं तो एक वो उनकी वैसे ही नीड फॉर मील्स जो है वो कम कर देते हैं। दूसरा जो स्नैक का है या जंक फूड का है कि बहुत कॉमन है, हम अपने बच्चों को इतना जंक फूड देते हैं, चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, ये जो इवन अब ये जो नगेट्स और ये सारी चीजें, मैं तो उसको भी जंक में, इनफैक्ट इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये इसको जंक में ही कैटेगराइज करते हैं जो प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि इसके अंदर एडेड होता है एमएसजी। एमएसजी जो है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और यहाँ पे उसकी बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि दिस एक्ट्स लाइक एन एडिक्टिंग सब्सटेंस।
ठीक है, बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं उसके फ्लेवर से, उसके टेस्ट से। तो जब वो इतना ज्यादा एमएसजी उनके अंदर जा रहा होता है तो घर पे आप जो मर्जी पका लें उसका वो फ्लेवर एमएसजी चूंकि नहीं है उसमें, वो आता ही नहीं है। तो बच्चे फिर ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो बाहर का खाना खाएं। वही पिज्जा आप घर पे बना के देंगे इतनी मेहनत से, बच्चे नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि हम चीजेस का पिज्जा खा ले जाके, या हम डोमिनोज का पिज्जा खा लें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एमएसजी एडेड होता है, वो फ्लेवर इनहेंसर्स डालते हैं उसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि वो चीज इतनी आपके लिए मजे की हो जाती है कि फिर आपको दूसरा जो है वो ट्राई नहीं करना चाहते। घर का खाना तो फिर आपको जहर लगना शुरू हो जाता है, आपको दिल करता है कि मैं बाहर से ही जाके खा के आऊँ। तो जो जंक फूड और स्नैकिंग है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इन पिकी ईटिंग। क्योंकि पिकी ईटिंग हमें उसी वक्त नजर आती है ना कि बच्चा घर पे खाना नहीं खा, ठीक है ना। तो वो ये चीज जो है, दिस इज ऑल्सो ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटर टू दैट। अच्छा जी, पेरेंटिंग स्टाइल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। और आई थिंक अगर आप लोग खुद सोचें तो काफ़ी लोग इस चीज़ से एग्री भी करेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है ये बड़ा मैटर करता है कि आगे से बच्चे किस तरह के ईटर्स हैं। और ये बात मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं खुद बहुत पिकी ईटर हूँ। पिकी से मुराद ये कि नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, कि मैं बाजार के खाने मुझे बहुत पसंद नहीं है। आई लाइक होममेड फूड। लेकिन ये कि कोई नया खाना ट्राई करने से पहले मेरी भी मर्जी होती है कि कोई और ट्राई कर ले। चाहे मेरे हस्बैंड ट्राई कर लें, मेरा दूसरा बेटा ट्राई कर ले, वो मुझे बताए कि हाँ टेस्ट अच्छा है, तो फिर मैं उसको खाती हूँ। तो मतलब रोटी सालन खा लिया, चावल खा लिए, थोड़ा सा फल खा लिया, दिस इज व्हाट आई ईट। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि इफ आई एम अ पिकी ईटर माई सेल्फ, मैं अपने बच्चों को भी वो सारी चीजें जो है उनसे एक्सपोज नहीं करती जो कि वो शायद खा लें। अब एक बात है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक फूड्स पसंद है, या मुझे लुकाट नहीं पसंद, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों को लुकाट पसंद होते हैं लेकिन मुझे नहीं है, तो चूंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं वो घर में लेके ही नहीं आती। इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आगे क्या हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को भी एक्सपोज नहीं कर रही, हो सकता है उनको उसका फ्लेवर अच्छा लगे। सो पिकी ईटिंग पेरेंट्स ऑलवेज लीड टू पिकी ईटिंग चिल्ड्रन। सो अगर आप पिकी ईटर हैं तो आप भी अपने ऊपर काम करें, ताकि आप अपने आप को ज्यादा फ्लेक्सिबल करें अराउंड फूड चॉइसेस, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड से एक्सपोज हों। अगर आप ज्यादा रिजिड हैं और ज्यादा कंट्रोलिंग हैं अपनी रूटीन्स में, दैट कैन ऑल्सो लीड टू वेरी पिकी ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये है कि जी खाने पे हम सारे बैठे हुए हैं, बच्चे जो है अगर बच्चे से कोई चीज गिर जाती है, या बच्चा जो है वो हाथ से खाना पसंद करता है, और आप उसको फोर्स करेंगे नहीं तुम चम्मच से ही खाओ, नहीं तुम हाथ गंदे नहीं करो, नहीं तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी, नहीं कपड़ों से हाथ साफ नहीं करो, इस तरह की जो रिजिडिटीज होती हैं वो क्या करती हैं कि बच्चे को जो है ना वो बहुत ही डिसहार्ट कर देती हैं। और छोटे बच्चे खास तौर पे जो कि खाने को एक्सपीरियंस करके उसको फील करके खाते हैं, हम उनको डिप्राइव करते हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस से। बड़े बच्चे जो हैं वो भी बाज दफा फिर ऐसी ऐसे खानों को अवॉइड करते हैं जो कि उनको लगता है कि उनसे गिर जाएंगे, जैसे शोरबा हो या ग्रेवीज हो। तो अगर वो हाथों से खाना चाहते हैं चावल उसमें डाल के, तो इसमें क्या बुरी बात है, ये सुन्नत का तरीका है कि वो हाथों से खाना चाहते हैं। लेकिन हम उनको फोर्स करते हैं कि नहीं भाई तुम चम्मच से ही खाओ, और उस दौरान चम्मच उनसे गिर जाए या उनके कपड़ों पे लग जाए या ग्रेवी उनके कपड़ों पे गिर जाए, हम इतना नाराज होते हैं। तो जितनी हम कंट्रोलिंग और रिजिड होंगे अपनी चीजों में, उतने ही फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार मैं ये खाता ही नहीं हूँ, मेरी जान तो छूटेगी ना, डांट तो नहीं पड़ेगी। सो अपने रूटीन को, अपने स्टाइल्स को भी चेक करें, ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि जब हमारे बच्चे डायग्नोज हो जाते हैं स्पेक्ट्रम पे, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अपने बच्चों के बिहाफ पे खुद ही अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो, इसको तो ऑटिज्म है, ये तो नहीं खाएगा, नहीं ये तो इतना मुश्किल लग रहा है, ये तो इतना मुश्किल है खाना, ये तो नहीं खाएगा। तो हम खुद ही से चीज़ें अज्यूम करना शुरू कर देते हैं और बच्चों को मौका ही नहीं देते कि वो ये शो कर सकें कि वो चीज़ वो खाना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते। फिर पेरेंटिंग चॉइसेस में एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जो रीज़न है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि प्रोसेस्ड खाने हमारे लिए बहुत आसान है। फ्रीजर में से पैकेट निकालो, पका के दे दो। लेकिन उसके अंदर जितने एडिटिव्स हैं, जितने फूड कलर्स हैं, जितने फूड डाइज हैं जो हम अपने बच्चों को फीड कर रहे हैं, ये इस चीज़ का हमें अंदाज़ा भी नहीं है। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक एक पॉइजन है जो हम अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। सो फॉर ऑल यू पेरेंट्स हु आर हियर टुडे, प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर फोकस करें और इसके चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो प्रोसेस्ड फूड है इसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें। अब ये सारी जो है ये तो हो गई कॉजेज। आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा कि पिकी ईटिंग बच्चों में क्यों होती है। अब हम इन बच्चों को हेल्प कैसे कर सकते हैं?
हेल्प करने का, देखिए सबसे पहले जो है ना, मैं अपनी अक्सर जो मेरी प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें मैं एक चीज पेरेंट्स के साथ जरूर करती हूँ कि जो भी हमारा बच्चा कर रहा होता है ना, दैट बिहेवियर इज एक्चुअली नॉट द चाइल्ड, इट इज एक्चुअली द सिम्टम। ठीक है, तो जो भी सिम्टम होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वजह हमने सारी जो है वो डिस्कस कर ली है इन डिटेल। अब इन इन कॉजेज को हम ट्रीट करेंगे तो बहुत हद तक हम अपने बच्चों की जो पिकी ईटिंग है उसको हम एड्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों की इन्वेस्टिगेशंस करनी है ताकि उनके जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रूल आउट कर लें। उसमें ये टेस्ट की लिस्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, जिसको हम सीबीसी कहते हैं, वो करवाएं बच्चों का, बच्चे का आयरन लेवल्स, उसके फेरेटिन लेवल्स चेक कराएं ताकि आप देखें कि आयरन की कितनी कमी है उसके अंदर। मिनरल्स के लेवल्स चेक कराएं, जैसे जिंक है, सेलेनियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी लेवल्स। इसके अलावा जो विटामिन बी लेवल्स हैं वो भी आप चेक करवाएं ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे में पर्टिकुलरली किस विटामिन की ज़्यादा कमी है ताकि उसको हम सप्लीमेंट कर सकें। एंटीबॉडीज़ करवाएं ताकि आप फूड एलर्जीज़ को रूल आउट कर सकें। अब एंटीबॉडीज़ जो हैं ये टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है, आगा खान वाले जो है वो भी ये टेस्ट करते हैं, डेयरी से भी एलर्जी की टेस्ट करते हैं और ग्लूटेन से भी एलर्जी की टेस्टिंग करते हैं। लेकिन ये कि अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में चेक करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ इस तरह के स्पेशलिस्ट भी हैं जो कि आपके सैंपल्स अमेरिका भिजवा के आपको हेल्प कर सकते हैं टू नो अबाउट द स्पेसिफिक फूड एलर्जीज दैट योर चिल्ड्रन हैव। इसके अलावा एक्सरेज हैं, आप इसमें एक KUB, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये आप करते हैं कॉन्स्टिपेशन चेक करने के लिए, या अगर आपके बच्चे में कोई एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटीज है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बात की थी कि फीडिंग ट्यूब जो है वो नैरो है कहीं पे या किसी जगह पे डेवलप नहीं हुई हुई, तो वहाँ पे आपको उसमें एक्सरे के मदद से आपको पता चल जाता है। ये एक्सरे थोड़ा सा स्पेशल होता है जिसमें आप जो भी कोई पेशेंट होता है उसको आप एक लिक्विड देते हैं पीने के लिए, और जैसे जैसे वो लिक्विड पीता जाता है साथ साथ उसके फ्लोरोस्कोपिक एक्सरेज होते रहते हैं। तो जहाँ कहीं लिक्विड जो है वो वहाँ से नैरोइंग नजर आ रही हो तो आपको पता चल जाता है कि कोई कोई ऐसा मसला है जिसमें कि बच्चे का कोई इशू नहीं है लेकिन एक सर्जिकल प्रॉब्लम है जिसको सर्जरी के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं, वो है। या ये कि जब वो नीचे स्टमक के पास पहुंच के अगर वो वापस ऊपर को आता है तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रीगर्जिटेशन हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम रूल आउट कर सकते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिर लंबर पंक्चर फोलेट लेवल्स के लिए, लंबर पंक्चर जो है वो आम जुबान में जिसे हम कहते हैं कमर का पानी चेक करना, क्योंकि फोलेट लेवल्स जो है वो ब्रेन में चेक करने का सिर्फ यही एक तरीका है। ब्लड में आप लेवल्स अगर चेक करेंगे वो लेवल्स ठीक भी होंगे लेकिन फिर भी उससे आपको ये अंदाजा नहीं हो सकेगा कि ऑप्टिमम लेवल्स जो है वो क्या है जो रिक्वायर्ड है। फिर एंडोस्कोपी है, बायोप्सी है, ये आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस देते हैं कि आपके बच्चे को कोई एलर्जीज हैं, एलर्जीज की वजह से जो उनके चेंजेस आते हैं वो सब चेंजेस आपको इस पे पता चल जाते हैं। तो ये तो हैं आपके मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस। उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने आपको इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ ही बता दी है कि अगर किसी को रिफ्लक्स है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी कि तेजाबियत का मसला है, तो उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं। दवाइयाँ जो है वो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आप मिलें, उससे डिस्कस करें। तो बहुत सारे एंटासिड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको वो रेगुलर बेसिस पे देते हैं खाने के लिए। उससे आप जो है पहले तो लेते हैं, और अगर वो ना हो सके, खुदा ना खास्ता मसला बहुत ही बढ़ जाए, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो भी अवेलेबल है। इसके अलावा हम सप्लीमेंट करते हैं आयरन को, जिंक को, मल्टीविटामिन्स को। उससे ये होता है कि जो बॉडी में इनके लेवल्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, उससे इनकी इरिटेबिलिटी भी कम होती है, मूड भी बेहतर होता है, खाने का टेस्ट भी आना शुरू होता है, और खाना खाना जो है एपेटाइट भी इम्प्रूव होती है। उससे बच्चों का जो है वो हेल्थ में इम्प्रूव होती है और उनका इंटेक भी बेहतर होता है। तो ये तो होगी आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको डाइट में मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। आपने एक बड़ी कॉमन सेइंग सुनी होगी, यू आर व्हाट यू ईट, एंड बिलीव मी यू आर व्हाट यू ईट। अगर जिस तरह की आप डाइट खाते हैं वैसी ही आपकी जो है वो हेल्थ होती है या आपकी बॉडी होती है। अगर आपको ग्लूटेन से, केसिन से, यानी कि अगर आपको गंदम से और वीट से, सॉरी डेयरी से एलर्जी है तो वो आपको अपनी डाइट से निकालनी ही होगी। मेरे बेटे का जब डायग्नोसिस हुआ था उसको बहुत हाई एलर्जीज थी, तो ये कोई 2010 की बात है, और उस टाइम पे बहुत ही कम चीज़ें अवेलेबल थी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ का इरादा करता है तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। तो हम आज तक उसको ग्लूटेन फ्री केसिन फ्री डाइट के ऊपर हम हैं, और अब तो इतनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको जवार का आटा मिल जाता है, आपके पास कोकोनट फ्लावर, आलमंड फ्लावर, जौ का आटा, ओट्स फ्लावर, वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बाजरे का आटा मिल जाता है, इनका मिक्सचर भी मिल जाता है। आप इन आटों की रोटी बनाएं, इन आटों से आप बेक करें। चावल का आटा, साबूदाने का आटा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। और डेयरी के लिए भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपके पास कोकोनट मिल्क की चॉइस है, आपके पास राइस मिल्क की चॉइस है, आप नट मिल्क खुद घर पे बना सकते हैं, उसकी चॉइस है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है ये, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जहाँ पे आपके बच्चे को बहुत हाई एलर्जीज आई हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर ग्लूटेन उसकी डाइट से या डेयरी उसकी डाइट से निकाल के देखें। इससे क्या होगा कि एक तो ये एलर्जीज ठीक होगी, दूसरा आप बहुत ज़्यादा बच्चे के मूड है कि उसकी स्पीच में भी बेहतरी आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रेन फॉग को रिलीज करती है, बहुत ज्यादा आपकी कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर बनाती है, आपकी अटेंशन को, आपके फोकस को बेहतर बनाती है। क्योंकि ये थोड़ा सा फिर वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन जो ग्लूटेन और केसिन के जो प्रोटीन्स हैं, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में से ब्रेन में जाते हैं तो ये ऐसे रिसेप्टर्स को जाके लगते हैं जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब ये कि जिस तरह ये ऐसे फंक्शन करते हैं जैसे किसी ने हशीश का नशा कर लिया। तो जब आप नशे में होते हैं तो आपको उसकी क्रेविंग होती है ना, कि आप चाहते हैं कि आप और नशा करते जाएं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी बच्चे को डेयरी से एलर्जी है ना, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा बहुत ज्यादा दूध पीता है, बॉटल पे बॉटल दूध की पी रहा है। मतलब आई सॉ दिस विद माय सन, मतलब वो कम से कम जो है वो 8-10 जो है वो फीडर दूध के पी जाया करता था दिन में। हालांकि वो 2.5-3 साल का था, 2.5-3 साल का बच्चा 10 फीडर दिन में नहीं पीता। सो इट वॉज वेरी एबनॉर्मल फॉर हिम टू ड्रिंक सो मच ऑफ मिल्क। और फिर उसका यही इंसिस्टेंस होती थी कि रस खा लो, ब्रेड खा लो, बिस्किट खा लो, और कुछ नहीं खाना। सो जब हमने उसकी ये दोनों चीजें कट की उसकी डाइट में से, तो वी सॉ अ वेरी विजिबल डिफरेंस। इमीडिएटली उसकी एलर्जीज खत्म हो गई, स्किन की एलर्जीज, उसकी स्लीप बेहतर हो गई। ये चीजें टाइम लेती हैं, लेकिन आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो नजर आता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके बच्चे को एलर्जीज हैं तो डू रिमूव दोज थिंग्स फ्रॉम द डाइट। ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर आपके बच्चे को कैंडिडा ओवरग्रोथ है तो उसके कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। जो जैसे ऐसे खाने हैं जो कि जिनका स्टार्च जो है वो बहुत ही इजी और सिंपल है, या बहुत ज़्यादा शुगर है उसमें, जैसे वाइट राइस है, आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं। आप आलू की जगह जो है ये शकरकंदी यूज़ कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह करके उसके डाइटरी मॉडिफिकेशंस आप करें, ताकि ये जो चीज़ें उस चीज़ को कह लें कि जो उसको ज़्यादा ख़राब करिए वो चीज़ें उसको ख़राब ना करें, और कैंडिडा की ये यीस्ट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाए। फिर मेजर रोल आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करेगा कि अगर हमारे बच्चों के जितना भी सेंसरी इनपुट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, उस सेंसरी सिचुएशन के हिसाब से आपका बच्चा टेक्टाइल सीकर है या आपका बच्चा टेक्टाइल अवॉइडर है, दोनों सूरतों में वो आपको प्लान बना के देगा जिसमें ओरल मोटर एक्सरसाइजेस होंगी, जिसमें कि ओरल मोटर इनपुट होगा, ताकि आपका बच्चा जो है वो उसको वो डिजायर्ड इनपुट जिस स्ट्रेंथ में या जिस उसमें चाहिए, आप कह लें कि जिस मिकदार में उसको चाहिए वो उसको मिले, ताकि वो अपना खाना जो है वो सही तरह से खा सके। फीडिंग थेरेपी का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। पाकिस्तान में फीडिंग थेरेपिस्ट जो है वो मुश्किल ही कोई अवेलेबल हो, लेकिन आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या आपका स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो आपको फीडिंग में हेल्प कर सकता है, इसी तरह से कि वो आपके बच्चे का जो है वो ओरल जो एक्सरसाइजेस हैं वो उसमें आपको हेल्प करे, और साथ ये कि वो अपने सेशन के दौरान खाने से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराए फन वे में, उसको जो है वो अट्रैक्टिव बना के उसको प्रेजेंट करें, ताकि वो पहले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फूड को जो है वो इंट्रोड्यूस कराए, और उसके बाद आप उसको घर पे नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में जो है वो उसको जनरलाइज करें। बेसिकली फूड की इंट्रोडक्शन, एक्सेप्टेंस और ईटिंग जो है, ये सारा प्रोसेस फीडिंग थेरेपिस्ट जो है वो आपके लिए आसान करने में आपको हेल्प करता है।
अच्छा, इसके अलावा जो अगर आपके बच्चे में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके बच्चे में कोई और ऐसा इशू नहीं है जिस जैसे एलर्जीज हैं या इस तरह, और बच्चा जो है वो अपनी फिक्सेशंस की वजह से पिकी ईटर है या नियोफोबिया की वजह से पिकी ईटर है, या अपने एक रिचुअलिस्टिक एक रूटीन उसने सेट कर लिया है, अगर अगर ये इश्यूज है तो फिर ये और स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके बच्चों को हेल्प कर सकती हैं। किस तरह कि आप बच्चे का एक मील टाइम की रूटीन सेट करें। हमने बच्चों के लिए चीजें प्रिडिक्टेबल बनानी है एज मच एज पॉसिबल। उनको पता हो कि ये टाइम है, इस टाइम पे मैंने खाना खाना है, इस टाइम पे खाना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे उस खाने से पहले जो है ना वो मूवमेंट को उसका हिस्सा जरूर बनाएं। जैसे कोई ना कोई गेम खेल ले, उनको रनिंग जरूर कराएं, कोई ऐसी गेम जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, ताकि वो थके और उनकी बॉडी जो है वो ज्यादा ओपन हो टू टेकिंग फूड। स्नैकिंग और जंक इंटेक जो है वो आपको एब्सोल्यूट कट डाउन करना पड़ेगा उसका। मतलब कि अगर आपका बच्चा दिन में 4 स्नैक्स ले रहा है तो आपने उसको सिर्फ एक स्नैक के ऊपर लेके आना है, क्योंकि जब आप स्नैक दे देती हैं या उसको जंक दे देती हैं तो उसका पेट तो वैसे ही भर जाता है। जंक देने से उसकी डिजायर, आपके घर वाले खाने की डिजायर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं अच्छा लगेगा। और स्नैक देने से ये होगा कि उसकी भूख खत्म हो जाएगी। तो आपने खाना खिलाने से 1 घंटा पहले तक उसको कोई स्नैक नहीं देना, ठीक है। फिर ये कि बच्चों को अलाउ करें, खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका जो खाना है बेशक आप उनको हाई चेयर पे अगर वो हैं या इवन दस्तरखान पे आप बैठे हुए तो उनको खाना बेशक आप उनको ट्रे में रख के आगे उनके रख दें। वो उसको टच करें, वो उसको फैलाएं, वो उसको अपने मुंह पे मले अपने ऊपर, और वही हाथ जो है ना वो अपने मुंह की तरफ भी लेके जाएंगे। तो क्या होता है कि जब बच्चा खाने को टच करता है, जब बच्चा खाने को महसूस करता है, वही हाथ मुंह की तरफ लेके जाता है, तो बच्चे में एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा डेवलप होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस खाने का टेस्ट जो है वो भी डेवलप होता है। और इस तरह करते करते हम उस चीज को एक्सपैंड करके जो है वो नई नई चीजें उसके रेpertoire में ऐड करते जाते हैं, ठीक है। उनको मिस करने दें, कोई बात नहीं। अगर मतलब गंद फैला रहे हैं तो क्या, हमारा तो मकसद है कि बच्चे खाना खाएं। अगर वो गंद फैला भी देते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है, ठीक है। अब उनको जो है, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके साथ आप फूड आर्ट कर सकते हैं। फूड आर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप भिंडी ले लें, भिंडी भिंडी लेके आप उससे डिफरेंट आर्ट वर्क बना सकते हैं। उसको पेंट में डिप करें, उसका बड़े मजे मजे का प्रिंट बनता है ऐसे हनी कोम की तरह का। इसी तरह आप जो है चुकंदर ले सकते हैं। चुकंदर को अगर आप काटें क्रॉस सेक्शन में तो अंदर बहुत खूबसूरत लाइंस होती हैं, तो आप उसके साथ जो है वो उनको बच्चों को कर सकती हैं कि वो आर्ट वर्क करें। गाजर ले लें, कोई भी, लेट योर क्रिएटिविटी गो वाइल्ड। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप ये जो 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 वेजीज हैं उनको इंटरेस्टिंग शेप्स में भी काट सकती हैं। उसको शेप्स काट के आप कोई उनके फेवरेट टॉय की शक्ल बना सकती हैं। उसमें मतलब एक फेस बना के डिफरेंट शेप्स में, फिर अच्छा अब इसका कान हम खाने लगे, अब हम इसके चीक्स में से बाइट लेंगे। जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर फन, ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर योर चिल्ड्रन। उससे ये होगा कि वो खाने का टाइम जब फन टाइम हो जाएगा ना, तो वो खाना जो है वो उनके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं होगा बल्कि एक फन टाइम एक्सपीरियंस होगा। उससे फिर वो ज्यादा ओपन होंगे टू टू लाइक ट्राई न्यू फूड्स। आप इस तरह से फूड रूटीन भी सेट कर सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हफ्ते का आप एक दिन चूज कर लें, वैकी वेंसडेज। जैसे कि वेंसडे को आपने कोई ना कोई नई चीज ट्राई करनी है, और वो आप जो है वो किसी किसी भी फन तरीके से कोई गेम उसके अराउंड करके आप वो कर सकते हैं, ताकि बच्चों को भी पता हो कि अच्छा आज वेंसडे है, सरप्राइज है, आज कोई मजे की चीज होगी और हमें नहीं पता कैसी होगी। इनकरेज करें कि बच्चे जो है वो उसका पार्ट बने, आप लोग मिलके करें और बच्चे उसको एंजॉय करें। ये चीजें टाइम लेती हैं, ये ओवरनाइट नहीं होती। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ परसिस्टेंसी ऑन द पेरेंट्स के उसके ऊपर भी। बच्चों को इनकरेज करना, बच्चों को जो है वो ये करना कि नहीं यू कैन डू इट। और आपने जब खाना है तो आपने ऐसे उस खाने को मजे ले लेके खाना है कि जन्नत का खाना खा रहे हैं आप, कि इससे ज्यादा मजे की चीज दुनिया में है ही कोई, ठीक है। बच्चों को आप चॉइसेस दें, चॉइसेस आप शुरू करें। फॉर एग्जांपल आप उसको फ्रूट्स देना चाह रहे हैं तो आप बच्चे को हमेशा चॉइस दें कि बच्चा चूज करे कि वो कौन सा फ्रूट खाना चाहता है। और जब आप चॉइसेस देना शुरू करते हैं तो हमेशा ऐसी चॉइस के साथ आप उसको दें जो कि पहले से बच्चे को पसंद हो, ठीक है। जैसे अगर आप दो चीजें इंट्रोड्यूस करा रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेब इंट्रोड्यूस कराना है और बच्चा आपका केला खाता है, तो आप केले और सेब दोनों की चॉइस दें। वो डेफिनेटली केला ही उठाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ये होगा कि मेरी माँ मेरी चॉइस को वैल्यू करती है और मुझे फोर्स नहीं कर रही कि मैं सेब ही खाऊं। तो क्या होगा कि वी कैन इनकरेज आवर चाइल्ड टू स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट ईटिंग सेब ऑल्सो,
ठीक है। फूड चेनिंग जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। ये एक सीक्वेंस है कि बच्चे को आप पहले फूड जो है वो उसके पेरिफेरल एनवायरनमेंट में बच्चा उसको एक्सेप्ट करे। जैसे कि आप उसकी प्लेट में डाल दें और बच्चा उस प्लेट में पड़ा रहने दे, बेशक उसको खाए ना, लेकिन बच्चा उठा के फेंके ना। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। फिर बच्चा ये कि बच्चे को उसके साथ फूड आर्ट कराएं कि बच्चा उस फ्रूट को या फूड को हाथ में पकड़े और उसको यूज करना शुरू करे। उसके बाद जो है वो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता फूड को मिक्स करें बाकी चीजों के अंदर ताकि बच्चा उसको टेस्ट करना शुरू कर दे। इस तरह स्टेप वाइज हम इस सारे प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि बच्चा जो है वो उसको बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के उसको जो है वो खाना शुरू कर दें। मेक द न्यू फूड पार्ट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फेवरेट फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने, मेरे बेटे को राइस बहुत पसंद है, तो मैंने उसको कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करनी होती है तो मैं उसको राइस में इंट्रोड्यूस करती हूँ, चाहे वो कोई नई सब्जी है, चाहे वो कोई मीट है, कुछ भी है। जैसे पहले हम सिर्फ राइस खाते, अब हम उसके अंदर हमने आलू डालने शुरू किए, उसके बाद हमने उसमें गाजर डालने शुरू की, उसके बाद हमने उसमें मटर डालने शुरू किया, अब इवन हम चने भी डालते हैं। सो लाइक आहिस्ता आहिस्ता, ये 1 महीने में 2 महीने में ये काम नहीं हो गया, हमें बहुत टाइम लगा इस सारे सिलसिले में। लेकिन ये कि बच्चे को एग्जिस्टिंग उसका पार्ट बना के आप नया कोई भी फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करें, उसके सामने करें, ताकि उसको पता हो कि मैं ये जो खा रहा हूँ वो क्या खा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसका मुझे पता नहीं है और एकदम मेरे सामने आ गई। वही खाना जो आप दे रहे हैं, अगर आपके बच्चे को क्रिस्पी खाने पसंद है, उसको पकौड़े पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो आप मुख्तलिफ सब्जियों के पकौड़े ट्राई कर सकते हैं। आलू के साथ जो है बारीक बारीक काट के मुख्तलिफ सब्जियां, जैसे आलू उसमें मोटा रहे बिल्कुल, बाकी बिल्कुल कद्दूकश की हुई बारीक सी सब्जी हो जो कि बैटर में मिक्स हो गई हो और पकौड़े के साथ वो फ्राई हो गई हो, तो वो भी बच्चे जो है उस तरह भी जो है एक्सेप्टेंस जो है बच्चे की डेवलप हो सकती है। अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते तो आप उनका जूस निकाल लें, आप गर्मियां हैं आप उनके पॉप्सिकल्स बना लें, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चे के अंदर वो न्यूट्रिशन देने का। आपके बच्चे नट्स नहीं खाते, कोई बात नहीं, आप नट्स को ब्लेंड कर लें, उसका जो पाउडर है वो बच्चे के सालन में डाल दें। सालन में उसका फ्लेवर भी नहीं आता। आपका बेसिक मसला ये है कि बच्चा जो है वो न्यूट्रिशन उस तक पहुंच जाए। अगर वो फौरन से होल नट्स नहीं भी खाता, बिग डील, एटलीस्ट उसको न्यूट्रिशन तो जा रही है ना। तो आप अपने आप को फ्लेक्सिबल करें, बच्चे को भी प्रेशर में ना डालें और खुद भी प्रेशर ना लें। ठीक है, उनको उनको बजाय इसके आप फोर्स करें, इनवाइट करें, उनको बताएं कि ये खाना कितना अच्छा है। बड़े बच्चे जो हैं उनको उसकी लॉजिकल वैल्यू दें खाने की, ये नहीं कि मेरा बेटा खा लो आप कमजोर हो रहे हो, ये दीज आर वेग टर्म्स। बताएं कि ये खाना है, इसके अंदर जो है प्रोटीन है, प्रोटीन से आपके मसल्स बिल्डअप होंगे। देखो जो बड़े लड़के हैं उनको अपने मसल्स इतने अच्छे लगते हैं। सो एज अप्रोप्रिएटली बच्चे से बात करें, उनको कन्वे करें कि जो भी वो खाना चाह रहे हैं वो उनके लिए कितना हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। ठीक है, कोशिश करते रहें और इनवाइट करते रहें, बच्चों को पुश ना करें, बच्चों को जो है वो इनकरेज करें। हमारे बच्चे जो है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो अक्सर वो खाने अवॉइड करते हैं जिससे उनको मसला हो, वो चीजें अवॉइड करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है या जिससे वो डरते हैं। तो हमने बेसिकली, वी डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन व्हाट आवर चिल्ड्रन आर शोइंग, वी हैव टू नो द कॉज ऑफ knowing कि वो जो शो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड देम विद द राइट सपोर्ट। क्योंकि आई बिलीव कि जब आप बच्चे को राइट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे हमेशा आपको हैरान करते हैं। With this, I'm going to end my presentation here and we are going to be opening for questions. जी अमर। चैट बॉक्स में जो है वो नूर फातिमा ने फर्स्ट क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा है कि वो कौन से फूड्स हैं जो बच्चों में एग्रेशन और हाइपर एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, जिससे वो कौन से फूड हैं, उनके नाम बता दें प्लीज। अच्छा, ये नूर फातिमा, ये आप एक चीज प्लीज अपने ना पल्लू से बांध लें कि जितना आप शुगर इनटेक बच्चों का हाई होता है उतने ही बच्चे ज्यादा हाइपर होते हैं। ठीक है, क्योंकि शुगर जो है ना वो एकदम आपको जो सर्ज एनर्जी की और एक्टिविटी की आपको देता है ना, आपका ब्रेन जिस तरह से उसको रीड करता है, आप एकदम से आपके एक्टिविटी लेवल्स जो है ना दे गो स्काई रॉकेटिंग। जितने प्रोसेस्ड खाने हैं, ठीक है, प्रोसेस्ड खाने से मुराद ये कि आप अपने बच्चों को जो है ये नगेट्स बना के दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को जो है ये जो भी बाजार से आप लेके आते हैं अपनी आसानी के लिए,
जो भी चीज आप उनको देते हैं, चिप्स हो गए, जूसेस हो गए, ये जो पैक जूसेस आपको मिलते हैं, नेस्ले फ्रूटा वाइटर्स और ये सारे, ये सब वो चीजें हैं जो कि आपके बच्चों में जो है हाइपर एक्टिविटी भी कॉज करते हैं, और बच्चों में जो है वो एग्रेशन भी कॉज करते हैं जब उनको वो चीज नहीं मिलती तो। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैंने अपने इस सारे उसमें देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में, जो बच्चे बाहर के खाने से बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि उनको बाहर से फॉर एग्जांपल कोई पिज्जा खाना है, या उनको किसी और जगह की बिरयानी बहुत पसंद है, या उनको फ्राइड चिकन पसंद है, तो किसी वक्त होता है आप नहीं जा सकते बच्चे को वो लेके देने के लिए, लेकिन बच्चे फिर उसमें एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनको वो चीज उस वक्त चाहिए। और इसमें भी इनिशियली पेरेंट्स का ही जाहिर रोल होता है क्योंकि हम वो चीज उनको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो जिस वक्त हम उनको बाउंड्री सेट नहीं करते इस चीज के ऊपर कि वो किस मिकदार में वो चीज ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये बच्चों के अंदर एग्रेशन भी कॉज करती हैं, हाइपर एक्टिविटी भी कॉज करती हैं। और अगर आपका बच्चा है उसको एलर्जीज हैं फॉर एग्जांपल ग्लूटेन से या केसिन से, तो जो ग्लूटेन खास तौर पे ग्लूटेन एलर्जी जो है वो भी एग्रेशन जो है वो कॉज करती है। सो ये चीजें आप प्लीज यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायनात राना का। वो पूछ रही हैं कि आयरन रिच कौन से फूड देने चाहिए बच्चों को। आयरन रिच देखें आप, सबसे जो हाई सोर्स है आयरन का वो तो हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा रेड मीट है। ये दो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई रिच इन आयरन है। आपका बच्चा अगर तो मीट खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बच्चे के मेरे बच्चे जैसे इश्यूज हैं कि वो मीट बोटी की फॉर्म में नहीं खा सकता तो कोई बात नहीं, आप उसका कीमा करा के उसको चावलों में डाल के खिला सकती हैं। आप उसको किसी भी किस्म के कबाब अगर पसंद है तो वो स्पेसिफिक मीट जो है उसके वो कबाब आप उसको बना के डेली उसको 2 कबाब जो है वो दे सकती हैं। इसके अलावा अब पालक हो गई, सैलेड्स हो गए, अगर आपका बच्चा जो है वो पालक नहीं खाता तो बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जिसमें आप पालक ब्लेंड करके मफिन्स में या कपकेक्स बनाते हुए भी उसमें डाल सकती हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस आपके कपकेक्स बन जाते हैं जो कि आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। तो इस तरह करके जो है वो आप उनको सप्लीमेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिक माइंड के नाम से हैं। ये कह रहे हैं कि प्रीडिबिलिटी के हवाले से एज यू सेड बच्चे सेम खाना चाहते हैं और ऐसे बच्चों को और कोई इशू नहीं होता, एक ही टाइप के खाने से ऑब्सेस्ड रहते हैं। न्यू थिंग्स को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए ऐसे बच्चों को। एपिक माइंड्स ये जो मैंने एंड पे स्ट्रेटजीज बताई हैं, ये जो है ना, यू शुड रिविजिट दैट स्लाइड। अगर बच्चे को कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जीज नहीं है, और बच्चा सिर्फ हाइटेंड सेंस ऑफ या हाइटेंड नीड प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से स्पेसिफिक खानों के साथ जो है वो आप कह लें कि उसी के साथ रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो उसमें फिर ये सारी जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं अभी वो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चा जो खाना उसकी फूड एक्सपेंशन आपने उसके ऑलरेडी जो वो खाने खाता है उसके साथ करनी है। अगर आपका बच्चा, अगर आप उसको वेजीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं बच्चे को, तो आपका बच्चा अगर राइस खाता है तो आप वेजीज राइस में इंट्रोड्यूस करें। अगर आपका बच्चा कबाब खाता है तो आप वो वेजीज जो है वो कबाब्स के अंदर इंट्रोड्यूस करें। इनिशियली आप उसको, जैसे बहुत सारे बच्चे मटर नहीं खाते, तो जैसे मैंने भी, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद की हुई हैं और मैंने इनके रिजल्ट्स भी देखे हुए हैं, इसलिए मैं आई कैन रियली वाउच ऑन दैट कि अगर मटर आप उबाल के उनका पेस्ट बना लें, ठीक है, पेस्ट बना के आप उनको जो है जो जो ये पिसे हुए मटर है इनको थोड़े थोड़े करके आप कटलेट्स में डालना शुरू कर दें या कबाबों में डालना शुरू कर दें, या इवन आप जो सालन की ग्रेवी है उसके अंदर भी डाल सकती हैं। उससे क्या होता है कि ग्रेवी थिक हो जाती है लेकिन मटर नजर नहीं आता बच्चे को, और उसमें भी बच्चे को पता नहीं चलता कि मैं क्या चीज खा रहा हूँ। इसी तरह जैसे फ्रूट्स हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट तरीका फ्रूट्स का ये है कि आप फ्रूट्स के पॉप्सिकल्स बना लें, उनको ब्लेंड करें, उनमें एक्स्ट्रा शुगर्स ना डालें, थोड़ा सा हनी डाल लें या थोड़ा सा जिस तरह से भी अगर आपने हल्का सा उनको स्वीटन करना है। अदरवाइज तो आजकल जितने फ्रूट्स आ रहे हैं, वाटरमेलन है, आम आ जाएंगे आगे, ये इतने मीठे हैं कि इनको वैसे मिठास की जरूरत ही नहीं है। तो आप इनको ब्लेंड करें, इनको मोल्ड्स में डालें, इनके आइसक्रीम्स बनाएं और आप अपनी आइसक्रीम पार्टी करें। आप अपने बाकी बच्चों को भी रखें, खुद भी वहां पे रखें, आप वहां पे उनके बच्चों के टॉयज को भी रखें कि आज हम सारे जो हैं वी आर गोइंग टू बी हैविंग दिस आइसक्रीम पार्टी वेयर एवरीबॉडी इज गोइंग टू एंजॉय दिस न्यू आइसक्रीम। इस तरह करके आपने एग्जिस्टिंग फूड्स के साथ साथ जोड़ के आपने उनको नए फूड्स की तरफ लेके जाना है। आई होप दैट अच्छा, आंसर्स योर क्वेश्चंस।
अच्छा, इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूटेन फ्री और कैसीन फ्री एलर्जी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एपिक माइंड का ही अच्छा, मैं इसमें ना जो हमारा ग्रुप है उसमें हम पोस्ट भी कर देंगे। वैसे इसको कहते हैं टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज। ये मैं चैट में टाइप कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। इसका आप किसी भी लैब में चले जाएं तो आप अगर उनको रिक्वेस्ट करें टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटी, उसके अलावा एंटीबॉडीज, ये जो है ये आपको जो है आमतौर पे सीलियक डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रेकमेंडेड होते हैं। आप ये करवा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्लूटेन से एलर्जी है या नहीं है। खान अगर आप चले जाएं और आप उनको बताएं कि इस तरह से आप मिल्क से एलर्जी का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल्क एलर्जी से टेस्ट आपको करके दे देंगे। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी बायोमेडिकल पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे हमारे यहाँ इधर इस्लामाबाद में भी नहीं है डॉक्टर सना मजीद, शी इज़ अ गैप्स डाइट स्पेशलिस्ट। तो वो क्या करती हैं कि वो आपके सैंपल्स जो हैं वो लेके अमेरिका भी भिजवाती हैं वहाँ पे ग्रेट प्लेन्स लेबोरेटरी से। उसमें फिर ये है कि उनके कोई 200-250 के करीब एलर्जेंस हैं जिससे वो एलर्जीज को चेक करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। लेकिन जो यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आप इन टेस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमैरा का। कह रही है कि माय 9 years old son doesn't eat fruit, vegetables and pulses, तो उसके लिए क्या? अच्छा, मेरा इसमें आधा आंसर तो आपको पहले ही मिल चुका है कि फ्रूट्स का मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से करके उसको इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप फ्रूट्स ऐसी चीज में डाल के उसको दे सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि कपकेक्स बहुत ही अच्छा सोर्स है। सब बच्चों को कपकेक्स पसंद होते हैं। आप फ्रूट्स की प्यूरीज करके आप उन कपकेक्स में डाल के उनको दे सकती हैं। या जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गई या कोई भी और बेरीज हैं, या इवन फॉर दैट मैटर दूसरे फ्रूट्स हैं जैसे आम हो गया, जैसे ये खुबानी है, ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे कट जाते हैं। और इनको काट के बिल्कुल छोटा छोटा डाइस करके जो है आप इनको दही के साथ ब्लेंड करके जो फ्रोजन योगर्ट होता है आप वो भी बना के दे सकती हैं। तो इस तरह से होता है कि जो मैंने पहले भी बात की कि अपने आप को भी फ्लेक्सिबल रखें और डू नॉट पुट योरसेल्फ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, बिकॉज व्हाट यू वांट इज कि बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन जाए। वो टेस्ट उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने बहुत ही सटल तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। एंड देन व्हेन द चाइल्ड इज ओके विद द टेस्ट, आप उसको हल्का हल्का सा जो है ना उसकी बॉडी छोड़ दें। मतलब पूरा ब्लेंड ना करें, इतना करें कि उसमें हल्का हल्का सा उसका टेक्सचर रह जाए। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उस टेक्सचर को आप ज्यादा जो है वो करना शुरू कर दें। दैट्स हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस फ्रूट्स। और वेजीज भी जिस तरह से अब ये पालक हो गई, जिस तरह से जुकीनीज यानी ये माड़ू होते हैं, इनको भी आप बहुत आराम से बेकिंग में यूज कर सकते हैं। जो माड़ू होते हैं, माड़ू के लिए एक पास्ता मशीन मिलती है, आप माड़ू के नूडल्स भी बना सकती हैं। आप उसको डालते हैं तो उसके ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स बिल्कुल जैसे स्पेगेटी के होते हैं उस तरह के निकलते हैं। आप वो बना के बच्चे को पास्ता की तरह से भी वो दे सकती हैं। सब्जियों को बिल्कुल कद्दूकश करके जो है वो आप उसके पास्ता के अंदर डाल के उसको दे सकती हैं, चावलों के अंदर डाल के दे सकती हैं। मतलब इस तरह से कि वो उसको फील ना हो। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगी और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आप टेक्सचर उसको देना शुरू करेंगे। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नो कैमन के नाम से की आईडी है। ये कह रही है कि आई हैव लिसन मिल्क नहीं अच्छा ऑटिज्म में, माय सन इज ऑन फॉर्मूला मिल्क, ओपिनियन प्लीज। और इसी से रिलेटेड इनका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, फार्मूला मिल्क भी प्रोसेस फूड है, सो कैन आई यूज इट या काउ मिल्क स्टार्ट करवा दें? अच्छा, एक मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके बेटे की एज क्या है? टेक्नो सॉरी, आप आपके बच्चे की एज क्या है? इफ यू कैन टेल मी तो आई कैन आंसर बेटर। चलें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर तो आपका बच्चा छोटा है और उसके मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा है या अभी वो मिल्क डिपेंडेंट है, तो उसमें अगर आपके बच्चे को मिल्क रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई एलर्जीज नहीं है उसको। डॉक्टर शुगुप्ता 3 years है इनके अच्छा, बच्चे 3 years, ओके, थैंक यू। अच्छा, 3 years ऐसी एज है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिल्क की ज़रूरत रहती नहीं है। तो आप मिल्क की फॉर्म डिफरेंट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल
अच्छा, वो कुछ नहीं खाता एक्सेप्ट पराठा, ओके ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे मैंने आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि देखें अगर उसकी नीड जो है वो दूध से पूरी हो रही है तो वो और कोई कुछ खाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमें भी इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए कि नॉर्मली भी 3 साल की जो एज होती है उसमें बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है दूध की वो ज्यादा से ज्यादा 2 ग्लास रह जाती है, ठीक है। और अगर वो रिक्वायरमेंट आपकी 2 ग्लास बच्चे को आप दे रहे हैं तो उसके बाद आपको मिल्क देने की जरूरत नहीं है। जब आप उसको मिल्क नहीं देंगी तो बच्चा जो है वो 1 हफ्ता तो आपको बहुत तंग करेगा, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा ओपन होगा टू ईट अदर काइंड ऑफ फूड्स। आपका बच्चा, आप मिल्क को जो है वो आप दही की किसी फॉर्म के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकती हैं। दही को ही ब्लेंड कर लें, उसके अंदर दही के अंदर कोई और चीज ऐसी डाल दें जो कि जरा उसको ज्यादा मजे का बना ले, तो आप दही से रिप्लेस कर सकती हैं। चाहे अगर आप, क्योंकि 3 इयर्स पे अगर बच्चे को कोई मसला नहीं है, कोई प्रीवियस फूड एलर्जी नहीं है, तो आप फॉर्मूला मिल्क छोड़ के आप उसको फ्रेश मिल्क पे ला सकती हैं, क्योंकि 2 साल में आपकी गट की इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो जाती है कि आप फ्रेश मिल्क या काउज मिल्क जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल से कम होता तो मैं कहती कि नहीं, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा हो तो उसमें फिर ये है कि आप जो है इसको फ्रेश मिल्क पे या काउज मिल्क पे शिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि मिल्क की क्वांटिटी कम करें। और उसके बाद जैसे जो मैंने जितनी स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं, अगर वो पराठा खाते हैं तो आप उसके पराठे को फोर्टिफाई करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल आप आलू का पराठा शुरू कर दें, ठीक है। आलू के पराठे के, अगर आलू के पराठे के अलावा आप और मिक्स सब्जियां जैसे गाजर आलू मिक्स करके उसको बॉईल करें, उसको बिल्कुल प्यूरी कर लें, वो उसके पराठे में जो है उसको डाल के देना शुरू करें। एक्सपेंशन उसके प्री एग्जिस्टिंग खाने से शुरू करें आप, ठीक है। पराठे के साथ साथ थोड़ी 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 चीजें जो है वो उसकी करना शुरू करें। अगर वो किसी और फॉर्म में कोई भी चीज खाता है, कोई कोई और फ्रूट अगर वो खाता है, वो उसको देना शुरू कर दें या फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कराएं। इंट्रोड्यूस उसी तरह से आइसक्रीम की फॉर्म में करवा दें, पॉप्सिकल्स की फॉर्म में करवा दें, फ्रूट जूस की फॉर्म में करवा दें। इस तरह बेशक अगर आपका बच्चा जो है वो एक कतरे से भी शुरू करता है ना, अगर आप उसको कोई जूस फॉर एग्जाम्पल देती हैं, कोई चुकंदर का जूस ले लें, अनार का जूस ले लें, इवन तरबूज का जूस ले लें, आप बेशक ड्रॉपर से लेके उसको आधी टीस्पून जो है सिर्फ अगर वही आपका बच्चा ले लेता है उसको बहुत अप्रिशिएट करें, उसको बहुत ज्यादा आप जो है उसको सेलिब्रेट करें कि थैंक यू आपने ये पी लिया, दिस इज अमेजिंग, खुद भी पिए और उसको खूब इंजॉय करें। देखिए बच्चे जो है ना मॉडलिंग से भी सीखते हैं। अगर हम, मैंने एक बीच में एक पॉइंट लिखा था कि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में ना हम बहुत सारी चीजें खुद भी एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो खाएगा ही नहीं। तो वो ये जो खाएगा नहीं में अगर वो सिर्फ पराठा खाता है तो हमने एक एक करके एक एक चम्मच करके उसकी डाइट के अंदर चीजें ऐड करनी शुरू करनी है ताकि हम उसकी डाइट को डाइवर्सिफाई कर लें, ठीक है। जितना आप उसको लिमिटेड रखेंगे उतना वो लिमिटेड रहेगा, वो तो लिमिटेड है। आपने अपने आप को एक्सपैंड करना है, यू हैव टू कम अप विद दोस आइडियाज। जैसे फूड से उसको खेलने दें, ठीक है। आप अगर कोई बना रही हैं कोई चीज, उसको कहें कि वो अपने हाथ लगाए, उसको कोई चीज मिक्स कर रही है तो वो अपने हाथों से मिक्स करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी फूड से जो डर है ना वो खत्म हो। मेक इट फन, इंशाल्लाह ताला वो ले लेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद जुनेद अहमद का। वो कह रहे हैं कि माय 17 years mild autistic son doesn't like to take onions and remove even from pakoda and other dishes. तो कोई बात नहीं, नाने ओके। मतलब अनियन जो है वो कोई ऐसी मतलब अब देखे सालन में ग्रेवी में तो अनियंस होते हैं, हमारा कोई भी ऐसा खाना नहीं है जिसकी बेस में अनियन नहीं होते। तो अगर वो पकौड़े में नहीं खाता तो कोई बात नहीं, निकाल दें पकौड़े में से, मत डालें पकौड़े में अनियंस, इट्स ओके। अगर वो बाकी सारी चीजें खा रहे हैं और एक प्याज नहीं खा रहा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ही इज नॉट Okay. मिसिंग अ लॉट। इरम है, इरम कह रही हैं कि my son throws up when he eats fruits or drinks juices. जूसेस, जूस और ये चीजें जो है वो गिरा देते हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये है ना कि अभी ही इज नॉट रेडी टू टेक दोज फूड्स इन सॉलिड फॉर्म। तो जूस की फॉर्म में भी अगर नहीं ले रहा तो गो बैक टू पॉप्सिकल्स, ठीक है। लेट हिम सक ऑन दैट फ्लेवर, ठीक है। आप उसको वो फ्लेवर इंट्रोड्यूस करें इन द फॉर्म ऑफ पॉप्सिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेवर्ड योगर्ट। अगर वो योगर्ट खाता है तो उसको फ्रूट से फ्लेवर करके उसको दे दें। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टेस्ट। एंड देन
उस टेस्ट को आपने भी उतना ही इंजॉय करना है जितना कि बच्चा इंजॉय कर रहा है, बल्कि आपने ज्यादा इंजॉय करना है। अगर साथ उसका कोई ऐसा फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर है जो उसको पसंद है, क्योंकि आप जो है आपका बेटा, सॉरी आई डोंट नो आपके बेटे की एज क्या है, लेकिन ये कि अगर आपका बेटा बड़ा है और उसका कोई फेवरेट कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई आयरन मैन है या कोई और इस तरह का कैरेक्टर उसको पसंद है, कोई कार्टून्स में से उसको कैरेक्टर पसंद है, तो आप मेक श्योर कि जो कैरेक्टर है आप प्रिटेंड करें कि वो कैरेक्टर भी उस चीज को, लाइक ही और शी इज सकिंग ऑन दैट फ्रूट पॉप्सिकल एंड एंजॉयिंग अ लॉट। और ये जो होते हैं ना ट्रिकी ट्यूजडेज, वैकी वेंसडेज, इस तरह की थीम आप हफ्ते में एक जरूर रखें व्हिच यू कैन हैव एज अ फैमिली, जहाँ पे आप सारे लोग उस चीज को जो है वो ट्राई भी करेंगे, इंजॉय भी करेंगे, और एक दूसरे के साथ जो है ना वो डिस्कस भी करेंगे कि अच्छा आपको कैसा लग रहा है, अच्छा आपको कैसा लग रहा है। बिकॉज वो जब ये बच्चा देखता है ना कि सारे लोग ये चीज कर रहे हैं और मुझे आइसोलेट करके ये चीज नहीं की जा रही, एंड इट इज सो फन। सो पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार बच्चा एटलीस्ट आपको आके देखेगा जरूर कि आप क्या कर रहे हैं। तो पहली ही दफा में डू नॉट हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि बच्चा ये चीज जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि इनवाइट देम, डू नॉट पुश देम। ओके, अच्छा, सबीना ने काफी देर से जो है वो हैंड रेज किया हुआ है। सबीना, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें अपना। जी सबीना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम आप जो है ना, 2 बच्चे हैं मेरे ऑटिस्टिक, उनके बारे में भी बताएं। एक ज़्यादा खाता है और एक कम खाता है, और एक को कब्ज हो जाता है और एक को मोशंस हो जाते हैं। मतलब यानी कि मैं किस तरह मैनेज कर पाऊँ कि बिल्कुल 2 बच्चों में किस तरह कर पाऊँ, ये बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े हो गए हैं वो कि सब कुछ समझ गए हैं वो कि किस टाइम पे क्या काम करना है, क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है। अब उसको इतना ज्यादा फोर्स करते हैं कि उसी टाइम पे करो, तो उस चीज को मैं कंट्रोल किस तरह करूं। और तीसरा सवाल मेरा ये भी है कि अब ना वो थोड़ा सा मुझे ना मारने भी लगे हैं, मेरे को ना नोच देते हैं शक्ल वगैरह पे ना। तो इन सब टॉपिक्स पे भी बात करें और बड़े बच्चों के बारे में भी बात करें और 2 बच्चों के बारे में भी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सबीना, थैंक यू। हम ज़रूर अक्सर जो मेरी जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो टॉक्स होती हैं, वो बेसिकली सारे ही एज ग्रुप्स को कवर करती हैं, क्योंकि अब जैसे ये पिकी ईटिंग भी है, ये सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं होती, बड़ों में भी होती है, लेकिन चूंकि इसका आगाज़ बहुत ही यंगर एज में होता है, इसलिए जो है इसको जो है छोटी एज में इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। आपके 2 बच्चे हैं, आई एम श्योर कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि जो अगर एक बच्चा है तो जाहिर है वो एक ही बच्चा है, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो वो 2 मुख्तलिफ बच्चे हैं, उन दोनों की मुख्तलिफ नीड्स हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि हम एग्रेसिव बिहेवियर्स के ऊपर बात करें, तो हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपनी जो नेक्स्ट टॉक है वो हमने इसी के ऊपर इंशाल्लाह हम कर लेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर्स के ऊपर, उनको मैनेज किस तरह करना है उसके ऊपर हम ज़रूर बात कर लेंगे। तो अभी जिस तरह आप कह रही हैं कि आपके बच्चों में एक बहुत ज़्यादा खाता है और एक बहुत कम खाता है, इन दोनों बच्चों को अलहदा अलहदा मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा जो है ज़ाहिर है अगर कम खाता है और उसका जो है वो आप चाहती हैं कि वो ज़्यादा खाए, तो उसमें ये है कि कंपैरिजन से काम नहीं चलेगा। उसको आपको यही सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको उसके साथ अप्लाई करनी पड़ेंगी, और ये देखना पड़ेगा कि कौन सी उसके साथ वर्क करती है। और अगर आपका बच्चा जो है जो ज्यादा खा रहा है, तो उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज ज्यादा खा रहा है। ऐसे बच्चों के लिए फूड डायरीज जो है वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं। उसमें होता है कि आप एक हफ्ते पूरा वो अपने बच्चों का जितना आपका बच्चों का जो होता है ना इंटेक, उसको आप लिखते हैं कि किस बच्चा क्या चीज खा रहा है, कितनी खा रहा है, कितनी दफा खा रहा है, और किस चीज के खाने से उसको फॉर एग्जाम्पल मोशन होते हैं। ठीक है, वो चीज जब आपके पास एक रिकॉर्ड में आ जाती है, और अगर हर दफा बच्चे को एक ही चीज खाने से उसको मोशन लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। और इन बच्चों का बेसिक वर्कअप करवाना बहुत जरूरी है। वो सारी जो मैंने आपको टेस्ट की एक डिटेल लिख के भेजी थी, ये जाहिर है कि ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि हम इस
इस वर्कशॉप पे तो उसको अटेंड नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो हम अलग से आप कंसल्टेशन ले सकती हैं। हम ज़रूर उस पर बात पूरे आपके दोनों बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन इस अभी जो गिवन सिनारियो है इसमें ज़ाहिर है कि अलग अलग दोनों को डिस्कस करना जो है वो ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स मुश्किल होगा। लेकिन आप बेशक आप अपने क्वेश्चन इस ग्रुप ये जो हमने बनाया हुआ है नॉलेज शेयरिंग वाला, इस पर आप छोड़ दें। हमारे आपके जितने क्वेरीज होंगे हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी आंसर करेंगे, और अगर आप मिलना चाहती हैं या बात करना चाहती हैं तो हम उस पर भी कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल मैं मिलना चाहती हूँ। नहीं मैं, मगर मैं कराची में रहती हूँ और हम आपको आप कराची में किसी का बता देंगे, आप फिक्र ना करें। नहीं तो हम ऑनलाइन भी मिल ये सकते हैं आपसे, बहुत ऑप्शंस हैं, आप परेशान ना हो। परेशान तो होती ही रहती हूँ, वो तो मैं रहती हूँ, मगर मुझे ऑटिज्म के बारे में आप बात करती हैं उसके बारे में ज़्यादा खुशी होती है बात सुन के। इसलिए कि इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखें और इसको इतना आम कर दें कि लोग इसको आम चीज़ समझें। बहुत अजीब नज़रों से, बहुत अजीब तरीके से ऐसे बच्चों को देखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप ये सेशन लेती हैं। सबीना, थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए। लेकिन हम हर महीने ये टॉक करते हैं और हर महीने हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर करते हैं। और आप में से जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप का कोई भी ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप बात करना चाहें तो आप ज़रूर उस ग्रुप में मैसेज करके बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। जी अंबर, अब अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो रैप अप करें इंशाल्लाह। एक दो क्वेश्चंस हैं लास्ट, ये ले लेते हैं। ठीक है। हुमैरा है, वो कह रही हैं कि एलर्जीज के रेड फ्लैग्स क्या हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कहाँ से ये असेस करवाए जा सकते हैं। ओके अच्छा, आपके मैं ये पीछे चैट में भी देख रही थी, आपने लिखा हुआ है कि एलर्जीज बहुत ज़्यादा है फुल बॉडी से। अच्छा, एलर्जीज मेरे जिस तरह मैं भी सबीना को ये कह रही थी, आपको भी एक फूड डायरी रखने की ज़रूरत है। और उस फूड डायरी में आप ये ज़रूर मेंशन करें कि बच्चे को एलर्जीज कब होती हैं। कोई स्पेसिफिक खाना खाने के बाद उसको एलर्जी होती है, कि बाज़ लोगों को जिनको अंडे से एलर्जी होती है वो जैसे ही अंडा खाते हैं, चाहे वो पकी हुई फॉर्म में हो या वैसे, तो वो उनको एलर्जीज हो जाती हैं। पूरे जिस्म के ऊपर दाने बन जाते हैं, मोटे मोटे से जैसे तापड़ से वो बन जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज मी फ्लू हो जाता है या छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। ये सारे एलर्जी के जो है ना अलामात हैं। और अगर जो है आपका बच्चा उसको किसी खाने के बाद ये होता है तो फिर वो ज़रूर नोट करने की ज़रूरत है। और मैंने ऊपर जो चैट बॉक्स में टेस्ट भी लिखे हैं, इस्लामाबाद में भी आगा खान में या शौकत खानम लैब्स दोनों ये टेस्ट करती हैं। आप वो टेस्ट करा के भी देख सकती हैं, आप उनको जाके रिक्वेस्ट भी कर सकती हैं। दूसरा ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस्लामाबाद में डॉक्टर सना मजीद है, जो गैप स्टाइट स्पेशलिस्ट हैं। हम आपके साथ यहाँ उनका ग्रुप में नंबर भी शेयर कर देंगे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो सारी बायोमेडिकल इंटरवेंशन और फूड एलर्जीज को डील करती हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा ये कि अगर हम आपके किसी काम आ सकते हैं, आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग में हेल्प चाहिए, समझने की ज़रूरत है, तो आप हमें विजिट भी कर सकती हैं, कॉल भी कर सकती हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरे ना पास एक पेरेंट्स हैं, उनकी बेटी है 5 इयर्स की, वो बहुत सख्त परेशान है अभी, बल्कि उनकी कॉल आई हुई थी क्योंकि वो किसी डॉक्टर से सच कंसल्ट नहीं कर रहे। ऑटिज्म है मतलब बच्ची को ना, उन्होंने डायग्नोज इस्लामाबाद से करवाया हुआ है कोई 2 साल पहले, तो दोबारा नहीं गए। तो उसका बारे में किस तरह से आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल पे करें या नजदीक है आपके उनको वहां भेज दो? आप अंबर जो हमारी प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, या आप ये भी कॉल पे हैं, या आपको गाइड कर देंगी, आपके साथ नंबर्स भी शेयर कर देंगी और लोकेशन भी शेयर कर देंगी, तो वो आपको बता देंगे। श्योर मैम, हम गुजरावाला में रहते हैं, तो ओ, बहुत अगर तो परेशान है गुजरांवाला बहुत। में रहते हैं तो फिर तो ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो जी इस्लामाबाद में, तो आपके लिए जी जी। मुश्किल होगा। लेकिन ये कि वो आप अंबर से कांटेक्ट कर लें तो वो आपकी कॉल बुक कर देंगी, कोई मसला ओके श्योर श्योर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नहीं। वेलकम। जजाकल्लाह। जी अंबर, कोई और क्वेश्चन है? मैम एक और क्वेश्चन था कि क्या वाकई में ऐसा है कि इनकी जैसे उन्होंने अभी मुझसे शेयर किया है कि कोई सिरप या कोई भी मेडिकेशन है, वो कहते हैं इनके लिए एडिक्शन के तौर पे हो जाती है, तो वो बड़े खौफजदा हैं किसी भी मतलब किसी से कंसल्ट करने के लिए। नहीं, पहली क्या? बात तो ये है कि ऑटिज्म के लिए कोई दवाई नहीं होती।
मतलब ये कि जी कोई जी सिरप वगैरह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये कि ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि जो बच्चों को दी जाती हैं, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है कि हम देते हैं। अगर एक बच्चा है जिसके रेड फ्लैग्स हैं या जिसको ऑटिज्म है और उसके ज़्यादातर इश्यूज जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके 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 ठीक, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। जी जी, यू वेलकम। आई थिंक मैम अब इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, तो भैया मैंने आपके साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दिया, आप मुझे टेक्स्ट छोड़ दीजिएगा, फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगी। जी जी मैंने नोट कर लिया, थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू सो मच मैम शुभक्ता, हमेशा की तरह इतने अच्छा और इतना इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम एक न्यू टॉपिक के साथ हम आएंगे। और अगर आप लोग, जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अगर आप लोग भी कोई टॉपिक चाहते हैं तो जो हमारा ग्रुप है, आप उसमें अपने टॉपिक, अपना फीडबैक, कुछ भी है जो आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप रिलेटेड जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। इंशाल्लाह। और टेक अंबर, केयर। आप इनको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग जो है दे कैन रीच आउट हमारे चैनल के ऊपर, वो बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मैं उनको मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं जो है ये जब हम अपलोड कर देंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो ठीक, आप अब रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।